नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। चलिए, मैं नवल सर आपको लगातार नरेशन के कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ और धीरे धीरे करके मैं आपको ये भी समझाता जा रहा हूँ कि इंग्लिश किस तरीके से आपने जो सोच कर रखा है कि यार इंग्लिश बेकार होती है। बेटा, इंग्लिश बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। सभी सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। देखो, जैसे किसी को मैथ बेकार लगता है तो कोई मैथ का बहुत अच्छा मास्टर होता है। किसी को रीजनिंग समझ में नहीं आती है पर रीजनिंग का मास्टर होता है। किसी को जीएस अच्छी नहीं लगती पर जीएस का मास्टर होता है। वैसे ही किसी को इंग्लिश अच्छी नहीं लगती लेकिन कोई कोई इंग्लिश का मास्टर होता है। तो क्या आप कैसे मान ले कि इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट हो गया? नहीं। जिसको जो सब्जेक्ट परेशान करता है, जिसको जो सब्जेक्ट नहीं आता है, उसको वो सब्जेक्ट बेकार लगने लगता है। कारण बस इतना सा है। तो बहरहाल आप अगर एसएससी करने के लिए जा रहे हो तो आपको सब्जेक्ट चारों ही मजबूत चाहिए। जैसे एक गाड़ी होती है, एक कार है, कार के चार पहिए हैं, तो चारों पहियों में आपको पता है कि बराबर हवा होना चाहिए। बराबर हवा होगी तो गाड़ी भी बहुत अच्छी से चलेगी और आप सफर का भी मजा बहुत अच्छे से लेकर चलोगे। अगर किसी भी एक पहिए में कम हवा है तो आप भी जानते हो कि गाड़ी डगमगाएगी। ठीक है, तो डगमगाएगी, खतरा बढ़ जाएगा, कहीं ना कुछ अनहोनी भी हो सकती है। वैसे ही आपके एसएससी करने के लिए आप जा रहे हो तो एसएससी के चार पहिए हो गए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, जीएस हो गया और इंग्लिश हो गया। ये चारों ही पहिए आपको मजबूत रखना पड़ेंगे, चारों में बराबर हवा रखना पड़ेगी और चारों का ही बैलेंस आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। एक में भी कम नहीं, एक में भी ज्यादा नहीं। तो उसी तरीके से इंग्लिश एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। वो बात अलग है कि जो ग्रामीण से हैं, जो सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं, या जिन्होंने इंग्लिश स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, हिंदी मीडियम से रहे, उनकी थोड़ी कमजोर होती है, बात सही होती है। मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहकर ही मैं इंग्लिश को मैंने बहुत अच्छा किया और लगातार पिछले 15 सालों से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैंने ऑनलाइन भी क्लास स्टार्ट करी पर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब अपन इसमें देखेंगे कि नरेशन कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि नरेशन जो होता है ना बेटा, नरेशन, ठीक है, अब अगर अपन नरेशन की बात करें तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अपन डायरेक्ट से क्या बनाते हैं बेटा? इनडायरेक्ट बनाते हैं। कई बार इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट बनाते हैं। अगर डायरेक्ट में आपको कोई भी चीज प्रेजेंट दी हुई है तो आप इतना ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट बनाओगे तो कम से कम उसको पास्ट में ले जाना पड़ेगा। किस में ले जाना पड़ेगा? पास्ट में। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपसे कहा कि यहाँ पर लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्ले, ठीक है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ई एस, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड होगा। अगर मैंने यहाँ पर कहा कि ये है इज एम आर, तो इज एम आर का क्या होगा बेटा? वॉज और वर। ठीक, वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा कैन, तो कैन का क्या होगा? कुड होगा, पास्ट जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर लिखा मे, तो मे का क्या हो जाएगा? माइट होगा। ठीक है, मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। यानी प्रेजेंट का किस में ले जाते हैं बेटा? अपन पास्ट में ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ टाइम ऑफ एडवर्ब होते हैं, ठीक है, दूर पास के लिए भी एडजेक्टिव का भी प्रयोग करते हैं अपन। ठीक, तो ज्यादातर आपको क्या करना है कि पहले कीवर्ड आप पकड़ोगे। कीवर्ड जैसे ही पकड़ोगे तो उसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हट रहा है, उतने हटा दो। फिर वो कीवर्ड के अलावा फिर दूसरा कीवर्ड पकड़ो, कीवर्ड से अपना आंसर हो जाएगा। अब कीवर्ड में अगर अपन बात करें तो मैंने कहा 100%, तो 100% में से 70% आपको हेल्पिंग वर्ब आपका आंसर दे देगी। हेल्पिंग वर्ब आपका आंसर दे देगी। अब बचा कितना? 30%। तो 30% पे अपन अदर चीज कर सकते हैं, मतलब अदर एफर्ट्स लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 70% आपका आंसर कवर हो जाएगा। बाकी 30% पे यार अपन को मेहनत करना पड़ सकती है और इतना लाजमी भी है, करना भी चाहिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू कैन लीव द बुक्स हियर। देखो, एक तो तरीका ये है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत अच्छी इंग्लिश आ जाती है, वो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में आते हैं, उनको लगता है हम क्वेश्चन बनाएंगे। मैं एक बात समझा देना चाहता हूँ, चाहे आप नरेशन सीखना या ना सीखना, वीडियो पूरी देखना ना देखना, चैनल सब्सक्राइब करना ना करना, वो आपके ऊपर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं देखोगे तो कोई और देखेगा।
इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई सीधे सीधा कह दो, कोई तो गधे होंगे जो हम जैसे बेवकूफों से भी पढ़ेगा, इसमें कोई नकारात्मकता नहीं है। और कभी भी इस तरीके से निराश भी नहीं होना चाहिए। कोई कोई ना कोई तो देखेगा, जिसको जरूरत होगी वो देखेगा। जो इंटेलिजेंट है वो अपने आप खिसक जाएंगे, उन्हें पता है कि हमारा कहाँ होना है, और जिनको नहीं होगा वो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है। एक चीज याद रख बेटा, जब आप पढ़ रहे हो तब पढ़ने का तरीका अलग होता है, और जब आप एग्जाम में होते हो ना, तो एग्जाम में क्वेश्चन करने का तरीका अलग होता है। जब मैं आपसे यही क्वेश्चन आपको क्लास में पढ़ाऊं, क्लास में सिखाऊं, तब मैं आपसे कहूंगा कि ये क्वेश्चन बनाओ, तो आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। बनाओगे तो आपको बनाने का तरीका आना चाहिए। लेकिन जब एग्जाम में बैठे हो, तो इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश नहीं करना। या तो फिर बहुत ज्यादा हाई लेवल की इंग्लिश आती हो, जैसे मैं मानता हूं कि मेरे को इतनी इंग्लिश तो आती है कि मैं एग्जाम पास कर लूंगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि या तो मैं ऑप्शन से निकालूंगा तो भी मैं उतना ही समय लूंगा, और अगर मैं इस क्वेश्चन को बनाकर ऑप्शन निकालूंगा तो भी मैं उतना ही समय लूंगा। तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो अच्छी बात है। लेकिन आप अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को बनाने की सोच रहे हो, तो आप ये यकीन मान के चलना कि आप अपने टाइमिंग को कम कर रहे हैं। टाइम को कम नहीं करना है, क्योंकि 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, और उस 100 क्वेश्चन में मैथ भी है, आपका रीजनिंग भी है। और मैथ में अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व कर रहे हैं, अगर सही आंसर आ रहा है तो अच्छा लगता है। अगर एक ही डिजिट इधर उधर हो गई ना, तो नीचे आके पता चला कि हमने उसमें 45 सेकंड ले लिए, और 45वें सेकंड पे आकर नीचे जाकर पता चला कि यार आंसर तो इसमें से नहीं आ रहा है। फिर हम अब आंसर नहीं आया, तो 45 सेकंड वो बेकार गए। फिर अपन उसी में बिदे रह जाते, कहीं गलती तो नहीं करे, ढूंढा ढकोड़ी करते, और 2 4 5 10 सेकंड में गया। तो तरीके होते हैं इसको करने। एग्जाम निकालने का एक तरीका होता है, और वो तरीका जिस दिन सीख जाओगे उस दिन काम आ जाएगा। फिलहाल इस पर आते हैं। अब देखो, बनाना तो हमें इसको है नहीं है, सीधी सीधी बात मैं बता दूं। अगर हमें इस क्वेश्चन को बनाना था तो फिर ऑप्शन काहे के लिए दिए? ऑप्शन का मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया है, इस ऑप्शन के हिसाब से कहीं ना कहीं पकड़ लो। ठीक है, ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं। क्वेश्चन में अपन ने देखा कैन लिखा है। अब अपन को अच्छे से पता है कि कैन का कोड होता है। अब कैन का कोड ढूंढ लो कि कैन का कोड कितने में है। कैन हटा दो, कोड कैन हटा दो, दो हट गए। कैन ने हमारे दो आंसर हटा दिए, दो ऑप्शन हटा दे, अब केवल दो बचे। या तो दोनों को मैच कर लो, और नहीं तो एक कीवर्ड और है अभी हमारे पास, हेयर। हेयर का पास्ट होता है देयर। आप हेयर का देयर उठाओ, किसमें? इसमें देयर है और इसमें हेयर है, तो हेयर का देयर होता है, तो आंसर हो गया सेकंड वाला। हेयर का हेयर नहीं होगा, ठीक है, देयर होता है, तो आंसर हो गया थर्ड सेकंड वाला। आया समझ में? कहने का मतलब मेरा आपको केवल इतना था कि जब आप पढ़ रहे हो, क्लास में पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तक मामला अलग होता है। पर जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में चले जाते हो, एग्जाम सेंटर में आप अपना एग्जाम दे रहे होते हो, उस समय जो आपको 60 मिनट मिले होते हैं और 100 क्वेश्चन करना होते हैं, उस पर अपनी लाइफ पूरी डिपेंड है कि हम अच्छा करेंगे तो पास हो गए तो जॉब लग जाएगी, और नहीं करे तो फिर हम घर पे वापस आके बैठेंगे। तो उस चीज से आपको पूरा स्ट्रेस होता है, उस चीज से बचना होता है। और ऐसे टाइमिंग में केवल आपका दिमाग चलना चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से दिमाग चलाओगे तो आप कहीं ना कहीं अच्छा कर जाओगे। माई फ्रेंड सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम लिविंग टूडे। अब जैसे इज एम आर लिखा है ना, तो इज एम आर का सबसे पहले तो क्या उठाओ? वॉज वर्ड। वॉज वर्ड देखो कहाँ है, इज है हटा दो, वॉज है, ये लिप्स है, लिप्स मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, तो ये भी नहीं होगा, वॉज वर्ड उठाओ। ये वॉज है और ये वॉज है, दोनों आगे। अब आगे देखो, यहाँ लिखा है टुडे। टुडे का जो होता है ना, वो होता है दैट डे। अब आप टुडे का दैट डे उठा लो, ये टुडे है और ये दैट डे, हमें टुडे का क्या चाहिए? दैट डे, तो आंसर हो गया फोर्थ वाला। ये भी अड़ गया। ये दो चीजें थी, एक, ये हमारे पास दो चीजें थी, एक और ये दो। ठीक है, अब अगर अपन दो चीजों पर ध्यान दे, तो पहला वाला क्या है? एम। इज एम आर का क्या होता है? वॉज वर। इज एम आर ने हमारे दो ऑप्शन हटा दिए, अब दो बचे। फिर हम गए टुडे ने, टुडे ने एक और बचा हुआ ऑप्शन हटा दिया, वो भी गया, तो आंसर हो गया हमारा फोर्थ वाला। सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा? और ऐसे ही एग्जाम में आते भी है। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन अगला देखते हैं। मुक्ति सेड टू सुजीत कॉमा इनवर्टेड कॉमा माय मदर इज अ गुड कुक। इज एम आर है ना, सबसे पहले तो इज एम आर का वॉज वर्क करो। वॉज वर्क किया अपन ने, वॉज ये वॉज है, ये वॉज है, ये इज है और ये इज है, तो कम से कम ये दोनों तो हट गए।
अब बच्चे कितने, दो, दोनों में मैच कर लो, ठीक है। मुक्ति टोल्ड सुजीत दैट, अब यहाँ पर माय मदर है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पर हर मदर और यहाँ पर माय मदर, तो ये लिखा माय, माय किसका होता है, आई का, ठीक है। अब आई को अगर अपन मुक्ति से चेंज करेंगे तो मुक्ति का सब्जेक्ट क्या मिलेगा, सी, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से चेंज करेंगे तो हमें सब्जेक्ट सी मिलेगा। तो जैसे आई का माय होता है वैसे ही सी का क्या होता है, हर, ठीक है। तो यहाँ पर माय मदर लिखा था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर मदर। आप देखो हर मदर किस में है, हर मदर और माय मदर, तो माय मदर हट जाएगा, हमें चाहिए हर मदर। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला, आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला। क्लियर हुआ, वॉज अ गुड कुक, ठीक है। देखो जैसे आई, अब यहाँ पर अगर सब्जेक्ट है, अब ये जो सब्जेक्ट है ये चेंज होगा, ये क्या होगा, चेंज होगा, किससे, सब्जेक्ट से। अगर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से चेंज होगा तो ये हमें सब्जेक्ट ही लाकर देगा, क्या लाके देगा, सब्जेक्ट। कैसे लाके देगा, इस बात को समझना। मैंने यहाँ पर किसको चेंज किया, आई को, आई को किससे चेंज किया, मुक्ति से, किससे चेंज किया, मुक्ति से। और अगर आई को मुक्ति से करूंगा तो ये फीमेल नेम है, और फीमेल अगर यहाँ पर नेम है तो इसका मतलब फीमेल के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा, सी। तो ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, तो ये भी क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब समझना, ये लिखा मैंने माय, माय क्या है हमारे लिए, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो ये किसी से भी चेंज हो ले, हमें से कोई मतलब नहीं है। ये लिखा अपन ने चेंज, ये किसी से भी चेंज हो, किसी से भी, पर लाकर ये पजेसिव एडजेक्टिव ही देगा। अब जैसे अपन ने माय को यहाँ अपन ने किससे चेंज किया, मुक्ति से, जो कि अपने आप में क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। और ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो मुक्ति क्या हो गया, मुक्ति सब्जेक्ट क्या बनेगा, किसका बनेगा, सी का। तो अब बात मैंने आपको क्या समझाई थी कि जैसे आई का माय होता है वैसे ही सी का क्या होता है, हर होता है, ठीक है। क्या होता है, सी का हर। तो आई का जैसे माय हो गया तो सी का क्या होगा, हर। अब यहाँ माय है ना, तो माय चेंज होगा मुक्ति से, और मुक्ति लड़की का नाम है, तो लड़की का नाम है तो वो किस कौन सी सीरीज में जाएगा, सी वाली में। और सी वाली में जाएगा तो जैसे आई का माय होता है वैसे ही सी का यहाँ पर क्या होता है, हर। और आगे क्या लिखा था, मदर, तो क्या हो जाएगा, हर मदर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अगर इसी चीज को मैं कहूं कि आई, मी, और ये मैंने लिखा माय, फिर मैंने यहाँ पर लिखा सी, हर, और ये मैंने लिखा हर, ठीक है। तो माए को अपन किससे चेंज कर रहे थे, अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए ये लिख दिया मुक्ति, क्योंकि लड़की का नाम है ना। तो यहाँ माए को अगर अपन सी से चेंज करेंगे तो ये लाके क्या देगा, हर, क्योंकि माए के नीचे कौन बैठा है, तो जिस फैमिली में होता है ना जो उसी को ही लाकर देता है। इसीलिए आंसर हमारा क्या जाएगा, हर में जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मुक्ति टोल्ड सुजीत दैट हर मदर वॉज अ गुड कुक। क्लियर हो गया, चले इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कमांडर सेड टू द आर्मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा मार्च फॉरवर्ड। अब यहाँ जो सेंटेंस है ना ये हो गया बेटा इम्पेरेटिव, ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में ध्यान देना, ये जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा है, ठीक है, ये लिखा अपन ने कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा। अगर सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस कैसा है, सिंपल, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का। और सेंटेंस अगर निगेटिव है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, नॉट टू का। आप केवल इतना ही देखो, ठीक है। अच्छा कमांडर है, इंपेरेटिव है, तो क्या करेगा, कहाँ गया, ऑर्डर करेगा। तो पहले देख लो, ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन कमांडर है और कमांडर अपनी आर्मी को क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। तो ऑर्डर केवल एक ही में है, ऑर्डर। अब थोड़ा सा ये भी देख लो, या कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह टू आ गया और मार्च फॉरवर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आंसर तो यही हो गया। बाकी आस्क्ड नहीं करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, कमांडर आर्मी से रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा। और रिक्वेस्ट करता तो फिर प्लीज और काइंडली का प्रयोग करते, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। एक आस्क्ड है, आस्क्ड का प्रयोग अपन कब करते हैं, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है, तो भी हमारा आंसर सीधा सीधा। यानी ओवरऑल इस क्वेश्चन में पूरा देखे ना तो सीधा सीधा अपन देखते हैं कमांडर आर्मी को ऑर्डर करेगा, और कमांडर जो है वो इंपेरेटिव में आर्मी को अगर
कमांडर कमांड कर यानी रिक्वेस्ट वो करेगा, ऑर्डर देगा, तो सीधा सीधा एक ही ऑप्शन बच रहा है, हमारा आंसर आ ही गया था। फिर भी हम किस पर देख रहे थे कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से शायद हमारा आंसर बन जाए, लेकिन ऑप्शन देके तो पता चला कि ऑर्डर का दिया हुआ है, तो हम अपना आंसर ऑर्डर में ले गए। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लिखा है आई विल डू इट टुमारो। कुछ नहीं, ये जो विल लिखा है ना, बिल का आप उठाओ बुड कहाँ है, बिल का बुड देखो, ये बिल दोनों ही कट गए, हटा दो। ये बुड है और ये बुड है, दो में से कोई एक होगा। अब दूसरा पकड़ो टुमारो, टुमारो का होता है द और ये नेक्स्ट डे। ठीक है, अब दोनों में से नेक्स्ट डे कौन हो गया, टुमारो, और ये द नेक्स्ट डे, तो आंसर। यानी कीवर्ड आपके 70% तो मदद कर देगा। जो 30% है ना, 30% में ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं कि दिमाग चकरा जाता है। और वो केवल आपका नहीं, ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, आपको एग्जाम पास करना है तो आपके साथ में ना, टीचर अगर वो 30% में आ गया ना, तो टीचर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि नरेशन का मतलब होता है किसी बात को कहना। अब कहने का तरीका कैसे भी हो सकता है। हम क्या सीखते हैं नरेशन में, ज्यादा से ज्यादा सेड और टोल्ड, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, तब पता चलता है कि सेड और टोल्ड के अलावा भी दुनिया है इसमें। और फिर आपको जाने क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कोई गुस्से में कह रहा है, कोई प्यार से कह रहा है, कोई नफरत में कह रहा है, कोई चिल्ला कर कह रहा है, कोई रो कर कह रहा है, कोई हंस कर कह रहा है। तो ये चीजें तो हम कभी हम जब नरेशन सीखते तब कोई टीचर भी नहीं सिखाता और हम सीखते भी नहीं, क्योंकि नरेशन का मतलब हम सेड या टोल्ड में ही बीते रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, क्योंकि नरेशन का मतलब होता है बोलना, कहना। अब वो कहना कैसे भी हो सकता है मैं आपसे प्यार से कह रहा हूँ, आंखें नीची करके कह रहा हूँ, ऊपर करके का गुर्रा के कह रहा हूँ, आंखें बंद करके कह रहा हूँ, मनन करके कह रहा हूँ, कैसे भी कह रहा हूँ। अब वो चीज लिखित में भी आ जाती है, फिर कहते हैं अपन यार अपन ने तो नरेशन सेड या ज्यादा से ज्यादा टोल्ड में पढ़ा, ये चीज कहाँ से आ गई। तो इसीलिए नरेशन क्या थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है। बस और कुछ नहीं है नरेशन में, मतलब एक बार ढंग से सीख गए ना, तो नरेशन जैसा टॉपिक बड़ा प्यारा है। अच्छा एक चीज और बता, जब मैंने इंग्लिश सीखी थी ना, जब मैं इंग्लिश जब मैं केवल एक टीचर के पास पढ़ने के लिए गया था, तो टीचर के पास जब पढ़ने के लिए गया था, तो उस टाइमिंग में उतनी फीस ना होने की वजह से मैं पढ़ नहीं पाया था। यानी कहीं ना कोई दिक्कत आ गई, मुश्किल से 7-8 दिन में पढ़ने के लिए जा पाया था, लेकिन इंग्लिश सीखना थी। तो मैंने पूरी इंग्लिश अपने खुद से सीखी, कैसे भी करके किया। मैंने पुरानी किताबों का सहारा लिया, जो अच्छा लगा वो किया। फिर धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स पढ़ाने लगा, मतलब 10th और 12th के बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ाने लगा, और धीरे धीरे सुधरती चली गई, नई नई चीज़ें सीखता गया। नरेशन जैसा टॉपिक मैं कभी किसी टीचर से नहीं सीखा, क्योंकि वहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाया था। जो 7 और 8 दिन पढ़ने के लिए मैं जिस टीचर के पास गया था ना, वो टीचर कैन कुड का यूज करा रहा था। और कैन कुड के यूज में भी केवल हमने याद क्या किया था, कैन का मतलब कैन की पहचान होती है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता है, सकती है, ये था। और ये चीज आपके काम है, खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये काम की चीजें नहीं है। आप उसकी पहचान रख सकते हो, लेकिन ये चीजें आपके काम की नहीं है। तो नरेशन जैसा टॉपिक मतलब मैंने नहीं सीखा, मैं ना मुझे किसी ने सिखाया और ना मैं किसी से सीखा। नरेशन जैसा टॉपिक मैंने खुद से अपने आप उस चीज को सीखा, और सीखने का लगा यार ये इतना जाना कट हार्ड टॉपिक नहीं है जितना अपन सोच कर चलते हैं। पढ़ाने के तरीके होते हैं, थोड़ा सा अंतर आ जाता है उसमें, कोई बात नहीं। ये लिखा है डिड नॉट। अब डिड नॉट जो लिखा है ना, ये बनेगा सीधा सीधा हेड नॉट। ठीक है, आप हेड नॉट उठा दो, और यहाँ इसको भी देख लो साथ में, दिस का होता है दैट, आप इसको भी उठा लो साथ में। ठीक है, हेड हेड हैज और हैव ये दोनों तो हट गए। अब बचा केवल अपने पास क्या क्या, केवल दो ऑप्शन बचे, ये बचा और ये बचा। आई को अगर अपन मीना से चेंज करेंगे तो लड़की का नाम है, तो क्या आ जाएगा सी। यहाँ पर आई है और यहाँ पर सी है, तो ये हट जाएगा, आंसर हो गया ये। और इसमें भी मिलाओगे तो देखो दिस का ये दैट हो रहा है, आंसर हो गया। टाइम लगा नहीं, बस ये तरीका। और यही क्वेश्चन अगर मैं मान के चलो मैं क्लास में पढ़ा रहा होता ना, तो मैं ये चार ऑप्शन नहीं रखता, मैं इस क्वेश्चन को कराता। देखो बेटा, कराना, फिर उस क्वेश्चन को सिर्फ करना और ऑप्शन पर तोड़ना, और उसके अलावा प्रैक्टिस करना, और इन सबको छोड़ दिया जाए तो एग्जाम में वही क्वेश्चन को करना। एग्जाम में अलग ही माहौल होता है उस समय। आप उस समय आपको टीचर नहीं बनना है,
उस समय आपको ये नहीं बताना है कि देखो मुझे कितना आता है, ना किसी को सिखाना है और ना किसी को दिखाना है। उस समय चुपचाप अपने टैलेंट को दिखाना है कि मैं कम से कम समय में कैसे कैसे अपने आंसर को कर, क्वेश्चन को करूं, वो चीज होना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए छोटी छोटी चीजें आपको पकड़ में आना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, कौन सा है, सिंपल है, इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव है, जाने दो, जो होगा सो देखा जाएगा। सबसे पहले तो ये कैन उठाओ। अब कैन का यहाँ पर उठा लो कुड। अब कुड देखो कितने में है, ये कुड है, ये कैन है, ये कैन है और ये कैन है, तीन गए, ये हो गया आंसर। ना तो इंटरोगेटिव की जरूरत पड़ी, ना कॉमा इनवर्टेड कॉमा में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कौन सा सब्जेक्ट बदलेगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड। और यकीन माना सबसे बेकार लगता है मेरे को फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में। फिर मैं तो सीधा कहता हूँ आई और वी को रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट से चेंज करो, यू को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज करो, बाकी के नो चेंज रहते हैं। एक चीज भी चेंज नहीं कराई मैंने आपको, एक भी चीज ना। मैंने आपको ये बताया कि ये इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव के हिसाब से ऐसे कर लो। सबसे ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि यार इंग्लिश तो बहुत बेकार है। बेटा सीखने वाली इंग्लिश अलग है और टीचर के पढ़ाने की इंग्लिश अलग है, और एग्जाम में करने का आपका तरीका अलग होना चाहिए। अब ये बार बार मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर मान के चलो कि मैंने आपसे कहा 5 का स्क्वायर क्या आप हल बता दोगे, 15 का कहा आप बता दोगे, 25 का कहा आप बता दोगे, मैंने 35 का कहा आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आप टावल टोल करने लगोगे, फिर मैंने 45 का कहा और हवा जो होगी वो निकल जाएगी, फिर अगर मैं आपसे कह दूं कि 55 का क्या होगा, बची कुची भी हवा निकल गई, और अगर मैंने आपसे कहा कि 65 का क्या होगा तो आप सांसें भरने लगोगे, ठीक है। अब चलो मान के चलो आपको आता भी है, कोई बुराई नहीं है, आना भी चाहिए। अगर मैंने आपसे कहा कि 75 का कराओ, तो आप एग्जाम में अगर ये करने के लिए बैठ रहे हो 75 मल्टीप्लाई बाय 75, 5 का 5 में फिर जो भी लिखोगे फिर हासिल आएगी, फिर 5 का 7 में फिर गुणा करोगे, फिर 7 का 5 में फिर हासिल लिखोगे, फिर 7 में फिर जोड़ोगे, फिर आंसर। तो आप जॉब लग जाए अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत से ऐसे स्टूडेंट जिनको देखते ही आंसर आ रहा है उनसे काफी पीछे हो, तो ये तरीका आपको नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आपको मैं इसी क्वेश्चन को करने के लिए कितना समय दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, तो आप आंसर कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं आपकी बार मैंने 1 मिनट दिया, तो आपके ऊपर है, अगर आपकी हैबिट अच्छी है तो कर सकते हो। अगर मैंने आपसे कहा कि ना मैं केवल 30 सेकंड दे रहा हूँ, तो 30 सेकंड में अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आप मुश्किल हो पाएगा। तो मैंने आपसे क्या कहा, जब एग्जाम हॉल में आना तो अपना टैलेंट दिखाओ कि आंसर क्या होगा। 5 का तो हमेशा 25 रहेगा ही रहेगा, और इसके आगे की जो एक संख्या होती है ना उसमें गुणा कर दो, ठीक है। 8 सत्ते 56, 56 25। अगर आप 85 का उठाते हो तो 5 का तो 25 होगा ही होगा, 8 का गुणा कर दो 9 में, 8 9 72। ये तरीके होते हैं, एग्जाम पास करने का तरीका आपको आना चाहिए, और एग्जाम आपके हाथ में है बेटा, ठीक है। जब कहते हैं ना, जब आप, हो सकता है जब आप सो रहे हो तो कोई बड़ी शिद्दत से मेहनत कर रहा हो, तो आप उससे आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि आपका सोना और उसकी मेहनत करना, वो मेहनत कर रहा है अपने 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 ड्रीम के लिए, और आप अगर उस समय आराम कर रहे हो तो आप पीछे हो। अगर वो इस तरीके की ट्रिक अपने पास रखता है एग्जाम पास करने के लिए, और आप अभी भी गुणा में अटके हुए, तो आप पीछे हो। वैसे यही चीज तो नहीं करना है आपको। जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया, केवल कैन से ही टूट गया, कैन का क्या था, कुड है, अब कुड एक ही में मिल रहा है तो ये हट गए, तो क्या जरूरत है इस क्वेश्चन को मैं आपको ये कहूं कि इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव में यहाँ आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, फिर यहाँ पर मी लिखेंगे, डबल इंटरोगेटिव है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह व्हाट आएगा, फिर इसके बाद यहाँ से ये सिंपल सेंटेंस बनेगा तो आई को यहाँ सी से बदलेंगे, सी, और फिर कैन का कुड होगा, 4 का 4 होगा, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यू मी से बदलेगा तो ऑब्जेक्ट मी आ जाएगा। क्या जरूरत है, तीन तो वो कैन पर ही काट रहा है, एक कुड पे काट रहा है, तो यही तो इसका आंसर होगा, और क्या होगा। यानी तीन तो वो काट ही रहा है, तो तीन के अलावा फिर बचा हुआ आंसर ही होगा। और कहीं अगर दो ऑप्शन कटते हो, 2 ऑप्शन बचते, तो थोड़ी सी अपन मेहनत करते, तो मैं मानता। अब जैसे अगला लिखा है ही सेड इंटेंड, इंटेंड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आपको अच्छे से पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढना है, और यहाँ पर एक वर्ड और मिल रहा है, टू नाइट का होता है दैट नाइट,
दैट, और ये नाइट, ये उठा लो। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो सब सेम ही आ रहा है। यहाँ पर आई को ई से बदलेंगे, क्या हो जाएगा ही, तो यहाँ पर ही। ये बिल है, हटाओ, ये शुड है, हटाओ, इंटेंटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये तो इंटेंशन ही हो गया, हटा दो, ये लो आंसर आ गया। इतना टुडे का दैट नाइट होता है, इसके तो आगे ही नहीं गए अपन, यानी हमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आंसर दे दिया, 70% तक हमारा काम हो जाता है। ठीक है, चले इसके बाद देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं ना, ये होते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है ये होते हैं नो चेंज। ये क्या होते हैं, नो चेंज, इनको चेंज नहीं करते, जैसा है वैसा का वैसा उठा लो। द सन राइज इज इन द ईस्ट, तो ये सन राइज नहीं होगा, राइजेज है, विल राइज नहीं होगा, मे राइज नहीं होगा, द सन राइज इज इन द ईस्ट, जैसा है वैसा का, कोई इसमें कोई टेंस चेंज नहीं होता, ना वर्ब चेंज होती है और ना ही कोई कीवर्ड चेंज होता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। इसके बाद सिद्धार्थ आस्क्ड यशो कॉमन वेटेड कॉमा वेयर आर यू गोइंग टुडे। सब जाने दो, ये उठाओ, इज एम आर, इज एम आर किस में जाता है, वॉज और वर में। ठीक है, अब टुडे का क्या होता है, दैट डे। अब उठाओ इज एम आर का वॉज वर कहाँ है बेटा, ठीक है, वॉज चारों में ही है। अब मेहनत करा लेगा आपसे, चारों में है तो मेहनत करा ले। अब एक बात, एक काम और करते हैं टुडे का और देखते हैं दैट डे। ये दैट डे है, ये प्रीवियस डे है, हटा दो, ये नेक्स्ट डे है, और ये द डे बिफोर है, हट गया, आंसर हो गया पहला वाला। आंसर क्या हो गया, पहला वाला, ये लो। यानी क्वेश्चन बनाने तक भी नहीं जा पा रहे हैं और हमारे कीवर्ड हमारा आंसर फेंक दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब मिला लो, अब जरूरत पड़े तो मिला लो। सिद्धार्थ आस्क्ड यशो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह जो डबल इंटरोगेटिव वर्ड होता है ना, डब्ल्यू एच वर्ड जैसे कहते हैं, वही का वही आ जाता है। फिर सेंटेंस सिंपल बनेगा तो यू को यशो से बदलेंगे। लड़की का नाम है, अच्छा कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये है तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही। अब इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज गोइंग, और टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। ठीक, चल इस तरीके के जो सेंटेंस अपन ने किए हैं, इस तरीके की क्लास आपकी रोज की चल रही है और सेंटेंस भी अपन लगातार पढ़ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि इंग्लिश हमारी कमजोर है और वो बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं, तो वो लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, प्ले स्टोर पर आप द नवलसन ग्रुप ऑफ एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद लाइव क्लास भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। लाइव क्लास में आप इतना ध्यान रखिए, अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल जीरो लेवल से। बिल्कुल आप ये मानकर चलना, जहां से आपको इंग्लिश नहीं आती है ना, बिल्कुल वहीं से सिखाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से। मेरा ज्यादा से ज्यादा जो अटैचमेंट है, ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे पढ़े, वो ज़्यादातर ग्रामीण सेक्शन से है या हिंदी मीडियम से है, या ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती है, उनसे मेरा थोड़ा जुड़ाव जाना। तो ऐसे कोई भी स्टूडेंट जो ग्रामीण से, जिनको इंग्लिश में परेशानी, जो इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल मेरे लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।